अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएलसी सर्किट। आज इंशाल्लाह रहमान इस पर ब्रीफली बात करेंगे। इसको आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी दो टाइप्स होती है ना आरएल्स की, एक होती है पैरेलल, एक होती है सीरीज़ में। आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो सीरीज़ है ना टाइप इसकी आरएलएस की, आरएलसी सर्किट, उस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आर एल सी सर्किट, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, आर मीन रजिस्टर, एल मीन इंडक्टर, सी मीन कैपेसिटर। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, उस सर्किट को हम आर एल सी सर्किट कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, एन RLC circuit is an electrical circuit consisting of a resistor R, an inductor L, and a capacitor C connected in series or in parallel। यानी कि जो हमारे पास RLC सर्किट होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में मुंसलिक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस में? या सीरीज में या फिर पैरेलल में। क्योंकि आर एल सी सर्किट की दो टाइप्स हैं, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में है। इस वीडियो में हम सिर्फ सीरीज पर बात करेंगे। ओके, तो ये भी देखिए डायग्राम बनाई हुई है मैंने, ये देखें। आर भी है हमारे पास, ये रजिस्टर है, और हमारे पास इंडक्टर है, और हमारे पास ये कैपेसिटर है। ये है डायग्राम, और ये हमारे पास वोल्ट है, वोल्ट मीटर, यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ वोल्टेज है ये हमारे पास। ओके, जिसको हमने वी से शो किया हुआ है। ये हमारा पॉइंट पहला क्लियर हो गया इधर, ये देख लें। अब ये सेकंड पॉइंट देखें। द नेम The name of the circuit is derived from letters that are used to denote the constituent components of the circuit, where the sequence of the components may vary from RLC। vary मीन तब्दील हो सकती है, चेंज हो सकती है। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हमारे पास हमने सर्किट का नाम रखा है आर एल सी सर्किट, ये हमने आर एल सी सर्किट में का नाम जो रखा है, ये नाम हमने सर्किट में मौजूद कंपोनेंट्स की बुनियाद पर, कंपोनेंट्स को देखते हुए सर्किट का नाम रखा है। कैसे? कि देखिए इस सर्किट में हमारे पास आर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इसलिए हमने इस सर्किट में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स मीन रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर की बुनियाद पर इनको देखते हुए इस सर्किट का नाम हमने आर एल सी सर्किट रख दिया है। इस पॉइंट का ये मतलब है। ओके, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसमें थोड़ी सी ना मैं एक अगरचे ऊपर मैंने बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप इधर नोट कर लीजिएगा कि ये इस सर्किट को हम मुख्तलिफ शेप्स में बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में लिख सकते हैं इस सर्किट को। यानी कि इसमें देखिए पहले आर है, फिर एल है, ये है, और फिर ऐसे है। ये अगरचे ये सीरीज़ में है, किस में है? सीरीज़ में। अब ये नहीं है कि ये दोनों एक साइड पे है, ये एक साइड पे, ये पैरेलल हो गया ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ में है। क्या है? सीरीज़ में। ओके, अब इसको हम मुख्तलिफ शेप से डिनोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी शेप को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इधर देखिएगा, ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ओके, इसको हम इधर रजिस्टर ले लें, इधर इंडक्टर ले लें, और इधर कैपेसिटर ले लें, और इसको इसका मुस्लिक कर दें। ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास इंडक्टर है, ये मेरे पास रजिस्टर है। इस शेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सीरीज में ही है। ओके, अब इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, इसको हम, ये रजिस्टर है हमारे पास, ये इंडक्टर है हमारे पास, और ये मेरे पास कैपेसिटर है। इसको फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास क्या है? रजिस्टर, ये इंडक्टर, और ये मेरे पास कैपेसिटर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब हम इसको मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास वोल्ट मीटर हो गया, इसको हम कैपेसिटर है ये हमारा, फिर हमारे पास ये इंडक्टर है, फिर हमारे पास रजिस्टर है, इसको फिर इसका मुझे कैपेसिटर है, इंडक्टर है मेरे पास, ये रजिस्टर है। ओके हो गया। इसको हम फिर एक और शेप से लिख सकते हैं।
ये मेरे पास वोल्ट मीटर हो गया, ये मेरे पास रजिस्टर हो गया, ये मेरे पास इंडक्टर हो गया, ये मेरे पास कैपेसिटर हो गया। ओके, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। यानी कि इस शेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब सीरीज में है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है the resonance of a series RLC circuit occurs when the inductive and capacitance reactances are equal in magnitude but cancel each other because they are 180 degrees apart in phase 180 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास RLC सर्किट में, यानी कि इस सर्किट में हमारे पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, सबसे उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सपोज करें हमने इधर से वोल्ट मीटर को ऑन कर दिया, वोल्ट मीटर से इधर जो भी है वोल्टेज जाएगा, पहले रजिस्टर में, फिर इंडक्टर में, फिर क्या नाम लेते हैं कैपेसिटर में, जो भी है ना वो प्रोसीजर चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ वक्त ऐसा आएगा, कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जब इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जब इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, मीन जो वैल्यू इस इंडक्टर ने इस वोल्टेज से, इस सोर्स से हासिल की हुई है, मिसाल के तौर पर हम इधर लेते हैं इसकी 10 वैल्यू है, सपोज कर लें इसकी भी 10 वैल्यू है। ये 10 वैल्यू कहाँ से ली इन दोनों ने, इधर से सोर्स से। ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव चार्ज। ओके, जब हमारे पास चार्जेस इधर से यहाँ के हो जाए, इसकी भी 10 वैल्यू होगी, इसकी भी 10 वैल्यू। अब जब दोनों की 10 वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास एक्स एल की वैल्यू एक्स सी की इक्वल हो जाएगी। इसे एक्स एल और एक्स सी के बराबर, यानी इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी। ये तो हो गया इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, यानी कि 180 होगी, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके हो गया। अब इसको हम मज़ीद आगे समझते हैं। ये देखें, the voltage in the capacitor eventually causes the current flow to stop and then flow in opposite direction. This result is an oscillation or resonance. अब जो ये मैंने बता दिया आप लोगों को इधर कि जो हमारे पास जब एक्स एल की वैल्यू, यानी कि इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस एक दूसरे की इक्वल हो जाती है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन 180 का होता है तो आपस में कैंसिल हो जाए, ये तो बात ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन बस पता ये नहीं लगता कि ये आपस में एक दूसरे की वैल्यू को कट क्यों करती हैं और इस कट करने का प्रोसीजर कैसे है। हमें तो ये देखें, हमें यहाँ के अगर आम सा कॉमन सी बात है, इधर से वैल्यू जा रही है इधर होगी, ये तो ठीक है, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, ये तो होनी चाहिए 20 होनी चाहिए, 10 प्लस 20 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। लेकिन ये तो कैंसिल कर रही है, क्यों कैंसिल कर रही हैं, ये मेन वजह है। कैंसिल क्यों कर रही हैं, बच्चों को बस यही पढ़ाया जाता है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाती है और इनके ऑपोजिट डायरेक्शन और होती है, तो जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये नहीं वो होता कि वो जो डायरेक्शन होती है 180 का वो कैसे होती है। ओके, मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी स्टडी किया था मुझे भी टीचर ने अगरचे बताया था, लेकिन क्या करें, या मेरी गलती कि मैं नहीं समझ सही तरह समझ नहीं पाया, या फिर टीचर की गलती कि उन्होंने हमें सही नहीं समझाया था। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट बहुत अहम है कि एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाती है और 180 का एंगल होता है वो कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन 180 का एंगल होता कैसे है, अगर हम आम सी बात है, अगर देखें कि वैल्यू इसकी इधर जा रही है, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, होना तो ये चाहिए 10 प्लस 10 हो जाए तो ये 20 हो जाना चाहिए वैल्यू को, लेकिन कैंसिल क्यों कर देती है। अब सुनिए इसका जवाब क्या है कि
जब हमारे पास चार्जेस इस रजिस्टर में से सपोज करें हमारे पास इधर है चार्जेस है 25%। अब चार्ज 25% यहाँ से यहाँ जाएंगे तो या रजिस्टर में गुजर कर इधर रह जाएंगे 20%। सपोज करें क्यों, क्योंकि 5% रजिस्टर में से जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वेस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रजिस्टर की खासियत यही होती है कि अपने अंदर से आने वाली करंट को, वोल्टेज को, यानी कि जो भी होता है ना उसको वेस्ट कर देता है, यानी कि ज़ाया कर देता है या डिक्रीज कर देता है। ओके, अब इसकी वैल्यू 20 होगी। अब 20 वैल्यू में से 10 इधर गई और 10 इधर आ गई। ओके, अब ये तो हमें पता लग गया कि अब इसमें से गुजर कर जो है ना वो वैल्यू इधर जाएगी। अब असल में होता क्या है कि ये कैपेसिटर की जिस तरह रजिस्टर की खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है रजिस्टर की, कि अपने अंदर आने वाली वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसी तरह कैपेसिटर की भी यही खासियत है कि अपने अंदर आने वाली वैल्यू को स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर होता है एक्चुअली ये है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि चार्जेस होते हैं इसके पर, इस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये अपने अंदर आने वाले चार्ज को स्टोर कर लेता है। जब ये स्टोर करता है, जब इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है तो अपने अंदर होने वाली वैल्यू को, अपने अंदर स्टोर होने वाले चार्जेस को बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाहर निकाल देता है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसने रिसीव किए होते हैं। ओके, अब यही देखें, जब चार्जेस यहाँ से गुजर कर यहाँ जाएंगे, आहिस्ता सा, मिसाल के तौर पर इसकी चार्जेस की वैल्यू होगी 2, हो गई 3, होगी 4, होगी 5, होगी 6, होगी 7, 8, 9, 10 होगी। 10 इसकी कैपेसिटी है कि ये 10% अपना, यानी कि 10% इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि ये 10% चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब इसके बाद 10% इसकी वैल्यू इन्हें अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर ली, चार्जेस स्टोर कर लिए, अब ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा इन्हीं चार्जेस को तो हमने स्टोर किए होंगे किस में, जिस डायरेक्शन इसने अपने अंदर स्टोर किए होंगे चार्जेस को। तो जब इसकी 10% कंप्लीट हो जाएगी तो अब मज़ीद अपने अंदर स्टोर करने के बजाय अब उन्हीं चार्जेस को वापस रिपेल कर देगा। ओके, ये हमारे पास ऐसे हमारे पास 180 का एंगल आता है। ओके हो गया। अब ये हमारा पॉइंट वही है जो मैंने बता दिया कि हमारे पास जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो इवेंचुअली कॉजेज द करंट फ्लो टू स्टॉप, यानी कि एक कैपेसिटर के अंदर आने वाला जो करंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। स्लो मीन चार्जेस यानी कि वो स्टोर करना शुरू कर देता है कैपेसिटर, और देन फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें ना, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन जब वो कैपेसिटर अपर साइड पर भेजता है अपने चार्जेस को, तो इस की वजह से 180 का एंगल हो जाता है। तो 180 का जब एंगल हो जाता है, जब 180 का एंगल हो जाता है तो इसके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा वक़्त आता है कि इसकी वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है 180 के एंगल पर, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ओके, अब आगे देखें, यही है कि हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। अब इसे जानते हैं कि एक्स एल की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ एल है, और एक्स सी की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी है। ये हमारे पास कांस्टेंट चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास इंडक्टर है, ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टर कैपेसिटेंस है, इंडक्टर रिएक्टेंस है, ये हमारे पास कैपेसिटर रिएक्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब यहाँ भी एक सवाल पूछ सकते हैं कि अब हमने एक्स एल की वैल्यू को डायरेक्ट लिखा है, लेकिन एक्स सी की वैल्यू को 1 ओवर में क्यों लिखा है, बताएं। आप ये कमेंट में हमें मुझे बताइएगा, मैंने इसका जवाब अभी अभी आप लोगों को दिया है। ओके, आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर फिर नहीं समझ लगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये भाई ये कैसे मेरे पास हमारे पास जवाब आया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें से जो है ना एफ़ को इधर ले जाएंगे, ये एफ़ इधर ही रहेगा, तो ये तीनों चीज़ें इधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा। सॉरी सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हमारे पास एक्चुअली एल सी। ओके, यानी कि एफ़ उधर गया, ये वाली चीज़ नहीं, तीन चीज़ नीचे आ गई, तो हमारे पास ये बन गया एल सी। अब हम इसका जो है स्क्वायर रूट ले लिया था, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास एफ एल सी, ये ऐसी है ना हमारे पास, ये ऐसी है ना, ये ऐसे है, तो 2 पाई हमारे पास बाहर आ गया, तो एल सी वैसे का वैसे ही ऊपर आ गया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। या इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ वे से भी।
इसको डिटरमाइन करने के कई वेज होते हैं, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है ना, आप एक ये भी तरीका इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, यही है ना। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो ओमेगा की ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह। ओके, अब हम इसको ओमेगा की तरह लें तो मेरे पास ये हो जाएगा, तो मेरे पास ये एल सी, तो इसका हम स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे तो मेरे पास माना हुआ एल सी हो जाएगा। ओके हो गया, ये दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। और इसका हम जानते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब इसको हम मज़ीद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हम ओमेगा होता है हम जानते हैं कि 2πf होता है ओमेगा, इसकी वैल्यू वैसे ही लिखी दी। अब इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि एफ इधर ही रहने दिया तो 2π इधर आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एल सी की वैल्यू वैसे की वैसी है, ये हमारे पास एल सी है। ओके, तो ये हमारे पास ये आर है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये हमारे पास। ओके हो गया, गुड हो गया। अब ये ग्राफ देखें हमारे पास, ये ग्राफ बहुत ही कह लें इम्पोर्टेंट है। इस ग्राफ में बहुत ही पेचीदा बातें हैं इस बार ग्राफ, अगर आप गौर करेंगे। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ये हमने एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली हुई है और वाई एक्सिस को लोग हमने करंट लिया हुआ है। ओके, तो ये देखो हमारे पास जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है, देखें जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास करंट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये देखें, यानी कि ये देखें जैसे जैसे हमारे पास जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जब यानी कि फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू होगी जब हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इधर हमारे पास जो वैल्यू होगी करंट की वो होगी एम एक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी करंट की। फिर इसके बाद होना तो यही चाहिए था कि फ्रिक्वेंसी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। होना तो यही चाहिए, इस ग्राफ को मज़ीद आगे जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट से आगे मज़ीद करंट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि करंट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस पॉइंट। इसी पॉइंट को हम रेजोनेंस पॉइंट कहते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो है ना वैल्यू करंट की वो मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट से मज़ीद आगे हमारे पास वैल्यू करंट की नहीं आ सकती। ओके, अब फिर वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज़ करती जाए लेकिन अब करंट मज़ीद इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ होता जाएगा ग्रेजुअली। ओके, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये सिर्फ मेन मैंने बातें बताई हैं, लेकिन अब जो इसके बाद मेन बातों के बाद फिर मेन बातें आ जाती हैं, यानी कि वो भी बातें जो बताने वाली लाजमी होती है वो भी मैं इधर बताने लगा हूँ। वो मैंने नोट नहीं की, इधर लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा पहला पॉइंट सबसे जो मैंने लिखा नहीं आप लिख लें, नोट बुक आप निकाल लें, नोट को करें उधर। ओके, पहला पॉइंट कि जैसे जैसे हमारा पॉइंट ये ग्राफ कर्व इंक्रीज होती जा रही है फिर डिक्रीज होती जा रही है, तो हमारे पास डिक्रीज होते होते ये इसके साथ कन्फर्म क्लियरली, यानी कि इसके साथ वो है ना मैच नहीं करे, बल्कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे आ रहा है तो फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही जाएगा, इसके एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस बिल्कुल साथ अटैच नहीं होगा। ये ग्राफ कर्व जो मेरे पास से होगी ये क्या शो कर रही है कि अगरचे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है लेकिन उसके साथ साथ करंट भी पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज हो रहा है। अगरचे हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा है लेकिन इतना भी डिक्रीज नहीं हो रहा कि उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। हाँ, मिनिमम हो गई है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुई। ओके, ये कर्व यही शो कर रहा है। ये मैंने क्यों लिखा, फिर मैंने क्यों सारा अटैच किया, इसलिए अटैच किया ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। क्योंकि बास ग्राफ होते हैं अक्सर वो ऐसे ही होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं फिर ऐसे अटैच कर देते हैं इसको एक्सेस के लॉन्ग, होता ऐसे ही है। इधर भी लोग स्टूडेंट इधर ऐसी गलती कर दे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए इधर मैंने इसके साथ अटैच किया ताकि आपको डिफरेंस बता सकूं कि ये ऐसा नहीं है बल्कि ये कर्व
ऐसी है, बल्कि एक्सेस के लॉन्ग जाती है, बिल्कुल साथ अटैच नहीं होती। ओके हो गया। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम अगर इस पे नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं तो वो इस तरह आप इस कर सकते हैं, इम्पीडेंस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, इम्पीडेंस पर बात करने से पहले एक बात समझ लें, वही बात जो मेन बात मैं बता चुका हूँ पहले, कि जो हमारे पास एक्स सी है, एक्स एल की वैल्यू को एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, उसी को हम एक और वे में समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम इम्पीडेंस देखेंगे। ये देखें हमारे पास, सपोज करें ये डायग्राम हमारे पास, ये डायग्राम को देखते हुए हम निकालते हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर है, ये हमारे पास ये रजिस्टर है। सपोज कर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है। ओके, हमारे पास सिर्फ क्या है, वोल्ट मीटर है, सॉरी वोल्ट सोर्स है वोल्टेज का, और मेरे पास ये रजिस्टर है। उसके बाद हमने इस इधर इस पर लगाना। ओके, ये मेरे पास ये जो इंडक्टर है और कैपेसिटर ये मेरे पास नहीं है। ओके हो गया। अब रजिस्टर के केस में तो जो हमारे पास होगी ना वैल्यू रजिस्टर इसकी, वो होगी इसके अलोंग ही होंगी। ओके, हमारी जो वैल्यू होगी वो इसके अलोंग ही होगी। लेकिन अगर हम इसको कैपेसिटर की शक्ल में लिखें या फिर इसको हम जो है इंडक्टर की शक्ल में लिखें, तो हमारे पास वो फिर वो डायरेक्ट नहीं होगी। ओके हो गया। ये देखें, अब अगर हम सपोज करें हमारे पास कैपेसिटर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वोल्टमीटर है, रजिस्टर है और इंडक्टर है। इस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये रजिस्टर है हमारे पास, इस रजिस्टर की वैल्यू में जो होगी वो इसी अलोंग रजिस्टर की होगी। यानी कि इसमें इस केस में जो हमारे पास एंगल था वो ज़ीरो था। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि फेज़ इन फेज़ है, इन फेज़ यानी कि एंगल ज़ीरो ही है हमारे पास इधर। ओके हो गया। ये मैं इसे आप उस प्रोग्राम में करंट है, करंट की डायरेक्शन या करंट की वैल्यू एक ही साइड एक है। ओके, अब हमने सपोज किया हमारे पास अब इंडक्टर आ चुका है। इंडक्टर, चूंकि जब इंडक्टर की खासियत है, जिस तरह मैंने बताई कि रजिस्टर की खासियत क्या होती है, ये अपने अंदर आने वाली वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। कैपेसिटर का क्या होती है कि अंदर में स्टोर कर लेते हैं चार्जेस को। अब इंडक्टर क्या होता है कि इंडक्टर में ख़ास तौर पर इंडक्टर में जो होता है ना, जो करंट वो लीड लीड करता है वोल्टेज को। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ये मेरे पास की है रजिस्टर की है, ये मेरे पास एक्स एल है। एक्स एल की वैल्यू क्या है, एक्स एल की वैल्यू है मेरे पास ओमेगा एल। ओके, अब हम सपोज कर हमारे पास ये कैपेसिटर भी आ गया है। यहाँ अब हम तीनों को सपोज कर रहे हैं। तो इस केस में जिस तरह हम कहते हैं कैपेसिटर की क्या खासियत होती है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती है, तो जिसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। यानी कि इधर एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/ओमेगा सी। इसका क्या मतलब है कि इंडक्टर की सूरत में करंट लीड कर रहा होता है, करंट लीड कर रहा होता है किसको, वोल्टेज को लीड कर रहा होता है। लेकिन इस केस में कैपेसिटी केस में करंट लीड करने के बजाय लैग कर रहा होता है। लैग मीन वोल्टेज के पीछे चल रहा होता है। अब मैं उस डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा, इसमें को मज़ीद डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी बन चुकी है। इसलिए मैं ये इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि इसका ग्राफ फिर क्या बनेगा। आप सिंपल यही समझ लें, इंडक्टर की सूरत में जो हमारे पास करंट है वो लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। और कैपेसिटर की सूरत में हमारे पास जो करंट है वो लैग करेगा, लैग यानी कि वोल्टेज को लैग करेगा। यानी कि इसके उल्ट हो जाएगा बिल्कुल। जब उल्ट हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई का ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास प्योर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो रजिस्टर की ही रह जाएगी। ओके हो गया। इस तरह हमारे पास जो होती है ना इम्पीडेंस,
वो इक्वल हो जाती है आर के। ये जी क्या शो करता है, इम, ये इम्पीडेंस शो करता है। ओके हो गया, इम्पीडेंस इधर इक्वल टू आर के हो जाता है। ओके, अब हम इम्पीडेंस को मज़ीद डिफाइन करते हैं कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जो हमारे पास सर्किट की इम्पीडेंस होती है वो इक्वल टू द रजिस्टर। ये देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया आपके सामने कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, जिसे हम Z इक्वल टू आर या R इक्वल टू Z लिख सकते हैं। ओके, ये होगा पॉइंट इम्पीडेंस का। अब इम्पीडेंस को मज़ीद हम समझते हैं कि इम्पीडेंस पर क्या क्या होता है। ये तो हमें पता लग गया कि Z पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस की वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर हो जाती है, यानी कि इस ये देखें इसके इक्वल हो जाती है। ओके हो गया, तो इसमें जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है, एंगल ज़ीरो। ये दो बातें होती हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एंगल ज़ीरो होता है, यानी कि फेज़ इन होता है, यानी कि एक ही फेज़ होता है, और इम्पीडेंस इक्वल टू आर हो जाता है। ये देखें, ये मैं इधर लिखा भी हुआ है, ये देखें। ओके हो गया, अब इम्पीडेंस हमारे पास टॉपिक इसको ख़त्म हो गया। अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं, इसका जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो ये देखें कि सपोज करें हमारे पास एक तो ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास आर मीन ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कम करें, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अगर वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, पहला केस हमारे पास कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी से, सोर्स मीनिंग इस वाली फ्रीक्वेंसी से, तो तब क्या होगा। और अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम है सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी तो कब, इस केस में क्या होगा। अब पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किससे, वो इस फ्रीक्वेंसी से, तो तब क्या होगा। तो तब हमारे पास, आप इसको एक नए अंदाज में देख लें, हम फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए इसको समझते हैं, इसमें आप मुश्किल को पेश आएगी। जिस तरह हम जानते हैं कि एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। ओके हो गया, और एक्स सी क्या होता है, 1/BC इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है। अभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, और एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एफ, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें, जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी, यानी कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारे पास कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी। ओके, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस कम होगी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, इंडक्टर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी और इन कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब सपोज करें हमारे पास जब एट हायर फ्रीक्वेंसी, इधर हम एक और नया पेज ले लेते हैं, यही फार्मूला, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम चलते हैं आगे मज़ीद कि सपोज करें ये नंबर पर फार्मूला ये है ना, एफ, ये नंबर एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ। सपोज करें एट हायर फ्रीक्वेंसी, एट हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही तो हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू कम होगी। तो हमारे पास जो ये सर्किट होगा ना, ये सर्किट हो वो क्या बिहेव करेगा एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास सर्किट ऐसे बिहेव करेगा, यानी कि सर्किट हमारे पास एक कैपेसिटर को हम ये नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, कि ज़ीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सर्किट बजाय आर एल सी सर्किट की बिहेव करने के बजाय अब हमारा सर्किट आर एल के तौर पर बिहेव होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी एट लोअर फ्रीक्वेंसी, एट लोअर फ्रीक्वेंसी
लोअर फ्रीक्वेंसी पर हमारा कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। लोअर फ्रीक्वेंसी ये लो हो तो ये ज़्यादा, अगर ये लो हो तो ये भी लो हो रही है। तो इस केस में हमारे पास जो इंडक्टर होगा अब हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है और इसकी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, इसलिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए तो इस केस में हमारा सर्किट बजाय RLC सर्किट शो करे, इसके बजाय हमारे पास एट लोअर फ्रीक्वेंसी पर हमारा सर्किट RC के तौर पर बिहेव करेगा। ओके हो गया। ये थे कुछ पॉइंट्स। पॉइंट्स तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन गई है, 30 मिनट्स की बन चुकी है। चलिए मैं एक मेन जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बता देता हूँ कि इस सर्किट को हम क्या कह रहे हैं, RLC सर्किट। जिस तरह हमने ये नाम से शो कर रहे हैं RLC सर्किट, इसको हम कई डिफरेंट नेम से पुकार सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस RLC सर्किट, ये एक ये नेम हो गया जो हम अभी, इसको हम रेजोनेंट सर्किट भी कह सकते हैं। ओके हो गया। या फिर इसको हम ट्यून्ड सर्किट भी कह सकते हैं। ओके हो गया। या फिर इसको हम LCR सर्किट भी कह सकते हैं। या फिर इसको हम, अल्लाह भला के आप लोगों का, इसको हम प्योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। ओके हो गया। यानी कि कई डिफरेंट नेम्स हैं। ये आज की छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से। दिल तो कर रहा है यहाँ कि बहुत बड़ा हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने भी देखना होता है, तो आज कितनी ही वीडियो थी। अगर कोई बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट के सूरज में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब मीन जो लिखा होगा, हम मेरे चैनल के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब रेड कलर में, आप उस पर क्लिक कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें। तो इससे आपको मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।